अब जो है हम ये देखते हैं, मतलब इसको अगर फॉलो करोगे तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कौन सा अफीजिया जो है पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। वैसे जो मैंने टेक्निक बताई थी कि जो वर्निकेज एरिया होता है वो सीआरएन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो ब्रोकाज एरिया होता है वो एफआरएन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आर्कोइड फाइबर्स होते हैं वो आर आर और एन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके सेंसरी स्पीच एसोसिएशन एरिया होता है वो सी और एन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका मोटर स्पीच एसोसिएशन एरिया होता है वो एफ और एन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे अगर आप याद कर सकते हो तो उस तरीके से भी आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो। पहले आपको ढूंढना है कि क्या पेशेंट कंप्रेंड कर पाता है। अगर पेशेंट कंप्रेंड नहीं कर पाता तो आपको चेक करनी है फ्लुएंसी। अगर क्योंकि अगर कंप्रेंड नहीं कर पा रहा मतलब वर्निकेज एरिया गायब हो चुका है, और फ्लुएंटली स्पीक नहीं कर पा रहा, तो फिर आपका ब्रोकाज एरिया चला जा चुका है, मतलब ये केस है ग्लोबल फीवर। ठीक है। लेकिन अगर कंप्रेंड नहीं कर पा रहा और फ्लुएंटली स्पीक कर पा रहा है, तो फिर आप रेपुटेशन चेक करो। कंप्रेंड नहीं कर पा रहा, फ्लुएंसी है उसमें, और रेपुटेशन नहीं कर पा रहा, तो वो हो जाता है वर्निकेज एफिजिया। लेकिन अगर रिपीटेशन कर पा रहा है तो फिर वो हो जाएगा ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफिजिया। क्योंकि ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफिजिया क्या होता है, वर्निकेज इज एफिजिया विद प्रिजर्व्ड रेपुटेशन। तो वही है ना। फिर हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट कंप्रहेंड कर पा रहा है, पेशेंट का कंप्रहेंशन अब यस है। पहले हमने जो केस देखा वो पेशेंट कंप्रहेंशन नो के साथ। अब हम हमारा जो पेशेंट है वो कंप्रहेंड कर पा रहा है, तो आप फिर देखो फ्लुएंसी है या नहीं, पेशेंट फ्लुएंटली बोल पा रहा है या नहीं। तो अगर पेशेंट फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहा और कंप्रहेंशन उसका नॉर्मल है, तो फिर देखो कि रिपीट कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो रिपीट नहीं कर पा रहा तो ब्रोकाज अफिजिया, और अगर रिपीट कर पा रहा है तो फिर ट्रांसकॉर्टिकल मोटर अफिजिया। ठीक है। सिमिलरली अगर पेशेंट आपका कंप्रहेंड कर पा रहा है और फ्लुएंटली भी बोल पा रहा है, तो फिर आप देखो कि क्या वो नेमिंग उसकी लॉस्ट है या फिर नहीं। तो सॉरी सॉरी, अगर कंप्रेंड कर पा रहा है, फ्लुएंसी भी उसकी अच्छी है, तो फिर देखो रिपीटेशन कर पा रहा है कि नहीं। अगर रिपीटेशन भी अच्छी है तो फिर आप देखो नेमिंग लॉस्ट होगा सिर्फ। अगर सिर्फ नेमिंग लॉस्ट है तो फिर वो तो आपका अनोमिक ऑफिजिया हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओनली नेमिंग लॉस्ट है तो अनोमिक ऑफिजिया। और अगर उसका कंप्रेंशन प्रॉपर है, फ्लुएंसी भी प्रॉपर है, रिपीटेशन उसका प्रॉब्लम है, तो सिर्फ जब रिपीटेशन प्रॉब्लम होता है तो कंडक्शन ऑफिजिया हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडक्शन ऑफिजिया। इसमें नेमिंग चेक करने की भी जरूरत नहीं आपको। ठीक है। फिर एक होता है आपका डिसार्थ्रिया। देखो, डिसार्थ्रिया जो है अफिजिया से अलग होता है, कैसे वो भी समझाएंगे, लेकिन पहले डिसार्थ्रिया के टाइप देख लेते हैं। तो 5 टाइप्स होते हैं डिसार्थ्रिया के। पहला होता है फ्लैसिड डिसार्थ्रिया। फ्लैसिड डिसार्थ्रिया में जो आपकी जो टंग होती है वो लूज हो जाती है। ओके। ये आपको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें हाइपर नेजलिटी देखने को मिलती है। क्योंकि आपकी जो टंग है वो लूज हो चुकी है, तो आप जो है नाक से बोलने की कोशिश करते हो। ये आपको फ्लैसिड डिसार्थ्रिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्पास्टिक डिसार्थ्रिया के अंदर। इसमें जो आपकी टंग है वो टाइट हो जाती है, उसका जो टोन है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है। और इसमें आपको स्ट्रेन्ड और स्ट्रैंगल्ड वॉइस आएगा। स्ट्रैंगल्ड वॉइस मतलब अगर आपके कोई गले को दबा रहा होगा, उस टाइम पे जैसे वॉइस आती है वैसे इसमें स्ट्रेंड और स्ट्रैंगल वॉइस आता है स्पास्टिक डिसार्थ्रिया के अंदर। फिर हम बात करते हैं आपके अटैक्सिक डिसार्थ्रिया के बारे में। अटैक्सिक डिसार्थ्रिया में जो है आपका जब सेरेबुलर लीजन होता है, क्या होता है, सेरेबुलर लीजन जब होता है तब आपका अटैक्सिक डिसार्थ्रिया देखने को मिलता है। और इसमें स्कैनिंग स्पीच आपको देखने को मिलेगा। स्कैनिंग स्पीच कैसा होता है, कंस्टिट्यूशन स्कूल, ये हो जाता है आपका स्कैनिंग स्पीच। ये हो जाता है ऐसा आपका स्कैनिंग स्पीच होता है, जो कि अटैक्सिक डिसार्थ्रिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। फिर जो हाइपोकाइनेटिक डिसार्थ्रिया होता है, हाइपोकाइनेटिक डिसार्थ्रिया, ये बेसिकली आपको मैंने पार्किंसन के अंदर पढ़ाया था कि मोनोटोनस स्पीच होता है इसके अंदर, और बेसल गैंग्लिया के अंदर जब लीजन होता है तो आपको हाइपोकाइनेटिक डिसार्थ्रिया जो है वो देखने को मिलता है। फिर हाइपरकाइनेटिक डिसार्थ्रिया, जो कि आपको देखने को मिलता है इन दिस सिंड्रोम, दैट इज गिलेस डिला टॉरेट सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको हाइपरकाइनेटिक डिसार्थ्रिया देखने को मिलता है। ये आपने अगर मूवी देखी होगी कौन सी, रानी मुखर्जी की, हिचकी, तो उसमें जो रानी मुखर्जी जैसे बात करती है उसको यही डिसऑर्डर था, हाइपर काइनेटिक डिसार्थ्रिया। ठीक है। अगर उनको कुछ बोलना होगा तो वो फास्टली बोल सकता है, और उनको एक ब्रेक लगाना पड़ता है। तो इसलिए जब अगर मान लीजिए रानी मुखर्जी को उस मूवी में बोलना होता था कि आई एम अ टीचर, तो वो ऐसे जल्दी जल्दी आई एम अ टीचर, और कुछ भी ऐसे मूवमेंट करके वो खुद के सेंटेंस को रोक देगी। जैसे वो चा करके अपनी मूवमेंट को रोक देती थी, आई एम अ टीचर चा, आई एम अ टीचर चा, ऐसे। तो ये होता है हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, डिसार्थ्रिया सॉरी, जो कि गिलेस डेला टॉरेट सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। अब एक्चुअली अफिजिया और ये आपका डिसार्थ्रिया अलग अलग कैसे है वो समझाते हैं। देखो, आपके कॉर्टेक्स के अंदर वर्निकेज एरिया था, ब्रोकाज एरिया था। वर्निकेज एरिया कंप्रेhension के लिए था, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ब्रोकाज एरिया वर्ड फॉर्मेशन के लिए था। जो ब्रोकाज एरिया होता है ये आपके मेडुला से, जो जिसे हम बल्ब ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता है वाया दिस ट्रैक डॉट इज कॉर्टिको बल्बर ट्रैक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर इस मेडुला के अंदर आपके 12th नर्व का जो न्यूक्लियस होता है, और वहां से ही आपके 12th नर्व निकलती है। और ये 12th नर्व आपके टंग को कंट्रोल करती है। और टंग का काम क्या होता है, आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, ये आपके टंग का काम होता है। ठीक है। लैरिंग्स का काम होता है फोनेशन का। तो अगर आपका प्रॉब्लम है कॉर्टेक्स के अंदर, वर्निकेज एरिया, ब्रोकाज एरिया और बाकी सारे एरियाज के अंदर अगर प्रॉब्लम है,
तो फिर अफीजिया होगा। क्या होगा? अफीजिया होगा। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम जो है ये सब कॉर्टिकल है, सब कॉर्टिकल है मतलब क्या कि ये कॉर्टिकल बल्बर ट्रैक्ट के अंदर अगर है आपका प्रॉब्लम, या फिर मेडुल्ला के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर बेसिकली डिसआर्थरिया होगा। क्या होगा? डिसआर्थरिया होगा। और अगर आपका लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाता है, तो उसके अंदर डिस्फोनेशन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? डिस्फोनेशन। अब ये भी एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझना जरूरी है हेमिस्फीयर्स। हम प्रैक्टिकली ये कंसिडर करके चलते हैं कि सब पेशेंट्स के अंदर हम ये कंसिडर, और आपको एमसीक्यूज के अंदर भी यही कंसिडर करके चलना है कि जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर है आपका। जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर है लेफ्ट हेमिस्फीयर है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है उन्हीं के वर्निकेज और ब्रोकाज एरिया जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं। जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है उनके वर्निकेज और ब्रोकाज एरिया जो होते हैं वो नॉन फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर राइट हेमिस्फीयर के अंदर लीजन होगा तो क्या अफीजिया देखने को मिलेगा? नहीं देखने को। क्योंकि राइट हेमिस्फीयर के तो वैसे भी ब्रोकाज और वर्निकेज एरिया जो थे वो नॉन फंक्शनल थे। जब भी आपको लेफ्ट हेमिस्फीयर में आपको लीजन देखने को मिलेगा तभी अफीजिया जो है देखने को मिलेगा। अब ऐसा हमने क्यों कंसिडर कर लिया कि जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर ही डोमिनेंट है? क्योंकि हैरिसन में ये बोला गया है कि देखा गया है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है इन 90% ऑफ राइट हैंडेड पीपल एंड 60% ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल। इसीलिए हमने कंसिडर ही कर लिया कि लेफ्ट हेमिस्फीयर को ही हम डोमिनेंट हेमिस्फीयर कंसिडर करेंगे। अब कुछ सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, इन एन अफिजिक पेशेंट डेफिसिट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटीज। यहाँ पर बेसिकली आपको पूछा गया कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो अफिजिया होता है उसके अंदर कौन सी मोडेलिटी गायब होती है। मोस्ट कॉमन टाइप का अफिजिया होता है आपका अनोमिक अफिजिया, जिसमें आपको नेमिंग नहीं मिलती। फिर एक क्वेश्चन है आपका, एक 75 साल का मेल है who presents with acute stroke. On examination, he has mild right arm and face weakness. राइट साइड में अगर वीकनेस है मतलब लेफ्ट साइड में लीजन है मतलब अफीजिया प्रेजेंट होगा। ही हैज स्पॉन्टेनियस स्पीच, स्पॉन्टेनियस स्पीच मतलब फ्लुएंसी प्रेजेंट है। ऑकेजनल पैराफेजिक एरर्स, पैराफेजिक एरर्स मतलब नेमिंग नहीं है। ही कैन अंडरस्टैंड एंड फॉलो कमांड्स, अंडरस्टैंड एंड फॉलो कमांड्स मतलब आपका कंप्रहेंशन प्रॉपर है। रेपुटेशन इज सीवियरली इंपेयर्ड, रेपुटेशन आपका सीवियरली इंपेयर्ड है मतलब रेपुटेशन चला जा चुका। मतलब आर और एन ये आपके गायब है। और अगर आपने ये रटा होगा मेरे साथ तो फिर ये आर्कुएट फाइबर्स का काम होता था। आर्कुएट फाइबर्स आपके रेपुटेशन और नेमिंग को कंट्रोल करते थे। जैसे ये वर्निकेज एरिया था, ये आपका ब्रोकाज एरिया था। वर्निकेज एरिया सी आर एन इन तीनों को कंट्रोल करता था, ब्रोकाज एरिया एफ आर एन और इन तीनों को कंट्रोल करता था। और आर्कुएट फाइबर से सिर्फ आर और एन जाते थे। अब यहाँ पर सिर्फ आर और एन गायब है, सिर्फ एन गायब है और आर गायब है, तो ये आपका कंडक्शन ऑफ एरिया है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपको याद हो तो, या फिर आप डायरेक्टली कंपेयर करो ब्रोकाज अफिजिया। तो ब्रोकाज अफिजिया के अंदर जो है आपका ब्रोकाज अफिजिया के अंदर फ्लुएंसी नॉर्मल है। ब्रोकाज अफिजिया के अंदर आपका रेपुटेशन जो गया हुआ है आपका फ्लुएंसी भी चला जाएगा। ठीक है। ट्रांसकॉर्टिकल अफिजिया के अंदर आपका रेपुटेशन जो है जो यहाँ पर गायब है वो प्रिजर्व होना चाहिए। ट्रांसकॉर्टिकल अफिजिया, किसी भी ट्रांसकॉर्टिकल अफिजिया के अंदर रेपुटेशन आपका प्रिजर्व होता है। अनोमिक अफिजिया के अंदर जो नेमिंग है वो पूरा की पूरी तरीके से गायब होता है अनोमिक अफिजिया। और कंडक्शन अफिजिया ये तो है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके पेशेंट विथ अफिजिया हैज इम्पेयर्ड कंप्रहेंशन। एक पेशेंट है विथ अफिजिया, उसका इम्पेयर्ड कंप्रहेंशन कंप्रहेंशन फॉर स्पोकन वर्ड। पहले लाइन से ही आंसर आ जाएगा। अ पेशेंट हैज अफिजिया, अ पेशेंट विथ अफिजिया हैज अफिजिया, अ पेशेंट विथ अफिजिया हैज इम्पेयर्ड कंप्रहेंशन फॉर स्पोकन वर्ड। मतलब द पेशेंट जो है वो सिर्फ डेफ है टू ओनली वर्ड्स। जब पेशेंट जो सिर्फ डेफ होता है टू ओनली वर्ड्स तो ये होता है आपका प्योर वर्ड डेफनेस और रीजन यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है। और इसमें फिर वही बात है कि इम्पेयर्ड रिप्टेशन है, प्रिजर्व नेमिंग है, फ्लुएंट स्पीच है, तो ये ऑब्वियसली आपका प्योर वर्ड डेफनेस हो जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके अब elderly male suffers a stroke that appears to involve left internal capsule rather than cerebral cortex। cerebral cortex इन्वॉल्व नहीं मतलब अफिजिया होगा क्या? नहीं होगा। पहला ऑप्शन गया, दूसरा गया अनोमिया गया, ऑप्शन तो यही से आंसर आ जाता है डिसआर्थरिया। फिर भी पढ़ लेते हैं। इट रिजल्ट्स इन पैरालिसिस ऑफ राइट आर्म and leg. The tongue deviates to the right side, is lost, and his speech is slurred, but fluent and grammatically correct. Which of the following describes the speech deficit in this patient? तो चूंकि जो आपका लीजन है वो सब कॉर्टिकल है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर नहीं है, तो ये पहली बात तो अफिजिया तो होगा ही नहीं। तो आपका आंसर जो होता है डिसआर्थरिया होता है, सब कॉर्टिकल लीजन है इसलिए। ठीक है।